रायपुर सूटकेस हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इस पे क्या अपडेट है देख लीजिए। दिल्ली से रायपुर लेकर आए गए हैं आरोपी अंकित और शिवानी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर सूटकेस हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद आरोपियों को पुलिस रायपुर लेकर के आई है। आगे की कार्रवाई रायपुर में की जाएगी। क्या आगे की सजा होने वाली है, क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, सब कुछ अब आगे रायपुर में होगा। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है दोनों आरोपियों को। वकील अंकित और उसकी पत्नी शिवानी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, सूटकेस हत्याकांड में एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। किशोर पैकरा की हत्या करके उसको किस तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी, ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में संदूक ले जाते हुए संदेही नजर आ रहा है। आरोपी लाश को बिल्डिंग से उतार रहे हैं। ये देखिए, ये वही वीडियो है जिसमें आरोपी लाश को पहले बिल्डिंग से नीचे उतारते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद यहां से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लाश को बिल्डिंग से उतारने का ये वीडियो सामने, और ये वही कार है जिसमें उस संदूक को रख करके लेके गए थे। ये वो दुकान है जहां से संदूक को खरीदा गया था। ये पूरी तस्वीरें आपको लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है। ये वो वीडियो है जहां उस संदूक को, उस लाश को पहले बिल्डिंग से नीचे उतारा गया और उसके बाद यहां से आरोपी इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहे थे। इस दौरान का ये वीडियो सामने आया है। लगातार ये वीडियो विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। अंकित और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा ने यहां विवाद के चलते बड़ी हत्या को अंजाम दिया है। ये वो देखिए, आपको कार दिखा रहे हैं। ये वो सूटकेस है जिस सूटकेस में इस लाश को रख करके रवाना किया गया था। रायपुर में हुए सूटकेस मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक सनसनीखेज खुलासा। प्रॉपर्टी के पैसों के लिए किशोर पैकरा का कत्ल किया गया है। किशोर के संपर्क में था आरोपी वकील अंकित। किशोर मोमिन पारा के घर में अकेले रहा करता था और इसी का फायदा उठाते हुए उसकी हत्या कर दी गई। मोहदी गांव में किशोर की जमीन का सौदा हुआ था और किशोर ने वकील के जरिए इस प्रॉपर्टी को बेच दिया था। वकील ने ज्यादा कीमत पर प्रॉपर्टी को बेचा था, लेकिन कम पैसे दिए गए थे। तो वहीं जमीन का सौदा 50 लाख रुपए में हुआ था। आरोपी वकील ने सिर्फ 30 लाख रुपए दिए थे। किशोर ने जब बाकी के 20 लाख रुपए मांगे गए और बाकी के पैसे जब मांगे, तो ऐसे में वकील दंपति ने किशोर पैकरा की हत्या कर दी है। प्रॉपर्टी के पैसों को लेकर के ये विवाद हुआ था और ऐसे में किशोर पैकरा ने जब पैसे मांगे तो दंपति ने हत्या कर दी। वकील ने पत्नी शिवानी के साथ मिलकर के हत्या की थी। गला रेत करके मौत के घाट उतार दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ रहे हैं। नितेश, सूटकेस मर्डर केस में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी के पैसों को लेकर के, कुछ पैसों को लेकर के यहां किशोर पैकरा का कत्ल किया गया है। कल से ही हम लगातार बता रहे हैं कि पैसों के लेन देन को लेकर जो है विवाद था और लगातार दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। देखिए, हैरत अंगेज है अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। अभी और पूछताछ और परत दर परत कई सारे खुलासे बाकी हैं, लेकिन प्रारंभिक जानकारी ज़मीन थी मेहंदी गांव में और उस ज़मीन का सौदा होता है। उस ज़मीन के सौदे में एक लाइजनर की भूमिका में ये वकील अंकित रहता है और जो किशोर पैकरा हैं उनकी ज़मीन जो है, जैसे कि हमने बताया था कि बुज़ुर्ग है किशोर पैकरा और अकेले रहते हैं, तो इस तरीके में उन्होंने वकील का सहारा लिया। वकील, जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा सौदा कराया तो एक ट्यूनिंग मनी, खाना पीना, तमाम चीज़ें चलती रहीं। जब किशोर को पता चला कि बहुत बड़ी राशि उस तक नहीं पहुँची है, लाइजनिंग के रूप में इन्होंने ले ली है, तब उन्होंने आपत्ति जताई। लंबे समय से बार बार इसी चीज़ को लेकर आमना सामना कॉन्फ्लिक्ट होते रहे और इसी के चलते अभी तक की जो जानकारी है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उन्होंने पूरा प्लान बनाया। जो इंद्रप्रस्थ फेज 2 कॉलोनी है उसमें फ्लैट लिया, बाकायदा वहां पर घटना को अंजाम दिया, हाथ पैर बांधे, सीमेंट का घोल डाला, प्लास्टर कर दिया, लाल सूटकेस में डाल दिया। उसके बाद प्लानिंग थी कि सूटकेस लेकर निकल जाएंगे, लेकिन बॉडी डिकम्पोज हो गई, स्थितियां सही नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा संदूक लाया गोल बाजार से और फिर डाला ताकि बदबू ना आए और ऐसा लगे कि हम नया घर शिफ्ट कर रहे हैं और इस शिफ्टिंग का सामान जो है कहीं ना कहीं ले जाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। स्तब्ध है सब, हैरान है सब, परेशान है, हलाकान है और इस खबर के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए विस्तार न्यूज लगातार अपडेट पहुंचा रहा है। आज वरिष्ठ स्तर के अधिकारी पूछताछ करेंगे। कल इन्हें दिल्ली से ले आया गया है और एयरपोर्ट से जो है क्राइम ब्रांच की टीम क्राइम ब्रांच लेकर पहुंची और वहां पर
इन्हें जो है रख दिया गया है। आज जो है शॉर्ट पूछताछ होगी, फिर उसके बाद जो है ऐसी संभावना है कि मुलाहिजा कराने के बाद, इनको एफआईआर में नाम दर्ज करने के बाद और जो 2 संदिग्धों की तलाश जारी, उनको पकड़ने के बाद फिर जो है प्रॉपर इन्हें ले जाया जाएगा कोर्ट और वहां से पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी और आगे और विस्तार से, चाहे और क्राइम ऑफ सीन का रिक्रिएशन हो, चाहे उस फ्लैट को खोलना हो, उस फ्लैट के अंदर बिल्कुल नीतीश, ये आगे देखने वाली बात होगी कि कैसे अब रायपुर पुलिस इस केस को हैंडल करती है, कैसे इस मामले में एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश। देखिए अगली खबर बस्तर से है, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक होने जा रही है। एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर बस्तर के लिए है। वाराणसी में हुई बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी में हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, जिसके बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक बस्तर में होने वाली है। बैठक को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान भी दिया है और एक ये पोस्ट भी शेयर किया है। बैठक से बस्तर के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी, बस्तर के विकास को नई रफ्तार, नई गति मिलेगी, ये सीएम साय ने कहा है। बस्तर अब संघर्ष का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक बनने जा रहा है। बस्तर को नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था और ऐसे में अब बस्तर संघर्ष का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक है। लगातार बस्तर जो है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे में बस्तर का विकास हो रहा है। तो वहीं अब वाराणसी में हुई बैठक के बाद ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अगली बैठक, मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक का आयोजन बस्तर में ही किया जाएगा। और इसको लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने यह बड़ा बयान भी दिया है। बस्तर के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी इस बैठक से। बस्तर अब संघर्ष का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक बनेगा। जिस तरह से लगातार बस्तर आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यहां अगली बैठक का आयोजन किया जाएगा। और अगली खबर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई है। दिल्ली पहुंचे हुए हैं सीएम साय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात भी की है। खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण पर यहां चर्चा हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग को लेकर भी चर्चा की गई। खाद्य, उपभोक्ता एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिनसे मुलाकात की गई है। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण पर यहां चर्चा भी की गई है। सीएम साय दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं, ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से बहुत ही खास मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। उन्हें यहां पर स्मृति भेंट भी करते हुए नजर आए हैं। और देखिए, खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण पर चर्चा की गई है। ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग को लेकर भी यहां बातचीत हुई। खाद्य, उपभोक्ता एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिनसे मुलाकात की है सीएम विष्णुदेव साय ने। और देखिए, रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली दौरे पर है सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली से हरियाणा जाने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 2:25 पर रायपुर लौटेंगे सीएम साय। राजधानी में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपातकाल को लेकर बीजेपी एक बड़ा आयोजन चलाने जा रही है, तो उसका हिस्सा बनेंगे। संविधान हत्या दिवस मनाएगी बीजेपी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। सीएम साय भी दिल्ली से वापस लौटेंगे और इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे जो बीजेपी ने आयोजित किया है। ऐसे में देखिए, कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं सीएम साय। और राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें, जहां केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा है। और ऐसे में मंत्री जुएल ओराम आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें भी मिलेंगी। सर्किट हाउस में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल भी होने वाले हैं। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय जनजातीय मंत्री और ऐसे में जुएल ओराम आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, कई बड़ी सौगातें देंगे। सुबह 11:30 बजे प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की कर लेते हैं, जहां हलचल मची हुई है। शांत स्वभाव वाले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अचानक से लाठी डंडा लेकर विधानसभा जाने की बात कह दी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया। लाठी डंडे वाले बयान से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ है कि शांत स्वभाव वाले चरणदास महंत को लाठी थामने की बात कहनी पड़ी। इसके पीछे क्या भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं?
क्या है कांग्रेस के अंदर खाने की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। ये है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि विधानसभा की क्या तैयारी है, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि इस बार वो लाठी डंडे लेकर विधानसभा जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर चरणदास महंत जैसे शांत और अनुभवी नेता को लाठी थामने की नौबत क्यों आन पड़ी? तो इसके पीछे की कहानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जुड़ी है। दरअसल 23 जून को प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में भूपेश बघेल ने चरणदास महंत से कुछ सवाल पूछे थे। पूछा था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने से वो क्यों कतराते हैं, सरकार के खिलाफ मुखर क्यों नहीं होते, पार्टी में इतनी अनुशासनहीनता है लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, सरकार की नाकामियों पर मुखर क्यों नहीं होते। जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही सवालों की झड़ी भी लग गई और इसी बीच कांग्रेस के दो नेताओं ने एक सवाल के दो अलग अलग बयान देकर इस खबर पर मुहर लगाने का काम कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कौन जिम्मेदार है। ऐसा है, राजनीति में हमले नहीं होते। इशारा जनरल था, उनने ये कहा भूपेश जी ने कि जैसे बीजेपी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक तरफ पायलट ने इनकार किया तो दूसरी तरफ टीएस बाबा ने हामी भरी। ये बयान छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गुटबाजी को भी उजागर करते हैं। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस 4 गुटों में बटी है। पहला गुट चरणदास महंत का है। चरणदास महंत सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। दूसरा गुट भूपेश बघेल का है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तीसरा गुट टीएस सिंहदेव का है, जो 5 साल सीएम बनने की आस में गुजार चुके हैं। और चौथा गुट है दीपक बैज का, जिन पर दिशाहीन नेतृत्व के आरोप लगते रहते हैं। 4 गुटों में बटी कांग्रेस और उस पर भूपेश का महंत को नसीहत देना, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया, नेतृत्व की जवाबदेही और चुनावी हार की जिम्मेदारी को लेकर गहरे मतभेद हैं और इसी को लेकर बीजेपी तंज भी कसती है। नेता प्रतिपक्ष के बयान की बात आपने कही। राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इतने सीजन्ड नेता हैं, इतने सीनियर नेता हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में आपदा बीजेपी के लिए अवसर ही है, लेकिन सवाल यह है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में क्या चरणदास महंत लाठी डंडों के साथ एंट्री लेंगे? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है आज और ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ऐसे में देखिए कई बड़े नेता भी पहुंचेंगे, शामिल होंगे। प्रदर्शनी और जन भागीदारी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होने वाले हैं। मंत्री, विधायक समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाने जा रही है, कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी और जन भागीदारी रैली भी होगी। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय संगोष्ठी में शामिल होंगे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी इधर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मंत्री, विधायक समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर यहां छत्तीसगढ़ बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। और अगली खबर भी राजधानी रायपुर से है, जहां सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आयोजित कर रहा है ये परीक्षा। 26 जून से 29 जून 2025 तक ये परीक्षा होने वाली है। 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा ये एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और ऐसे में 26 जून से 29 जून 2025 तक ये एग्जाम्स होने वाले हैं। 2 पालियों में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 टर्म्स में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
और देखिए, रायपुर में रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। बाबा धाम जाने वालों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 16 फेरों के लिए ये श्रावणी स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा। यात्रियों को बड़ी सुविधा भी मिलने वाली है। कंफर्म बर्थ की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के 17 स्टेशन पर यह हाल्ट रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बाबा धाम जाने वालों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। श्रावणी ट्रेन का यहां आयोजन किया जा रहा है और देखिए, इस ट्रेन को खास तौर पर इसीलिए चलाया जाएगा। 16 फेरों के लिए ये श्रावणी स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के 17 स्टेशन पर यह हॉल्ट रहने वाला है। कंफर्म बर्थ की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ से बाबा धाम जाने वाले यात्रियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे खास ट्रेन चलाने जा रहा है। एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गोंदिया मधुपुर के बीच श्रावणी त्योहार स्पेशल ट्रेन ये चलने वाली है। सावन के महीने में बाबा धाम जाने वाले यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा दी जाएगी। तो ऐसे में 16 फेरों के लिए श्रावणी त्योहार स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाने वाला है। बाबा धाम जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबर है, कंफर्म बर्थ अब आपको मिलेगी। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां ट्रेन स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कट्टे की नोक पर ट्रेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं। एसईसीएल के पूर्व अधिकारी और पत्नी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी के साथ इवनिंग वॉक पर गए हुए थे अधिकारी, जिस दौरान यहां ट्रेन स्नैचिंग की घटना हुई है। स्नैचर्स ने धक्का दिया है और इसके बाद महिला घायल भी हुई है। पीड़ित दंपति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बाइक सवार 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी की घटना बताई जा रही है और देखिए किस तरह से यहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वो भी साफ तौर पर पता चलता है। एसईसीएल के पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ लूट की गई है। पत्नी के साथ इवनिंग वॉक पर अधिकारी गए हुए थे, जिस दौरान ये बड़ी दुर्घटना हुई है। पत्नी को धक्का दे दिया गया, गले से चेन छीन ली गई है और ऐसे में महिला भी घायल हुई। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। जंगल से मुख्य मार्ग में हाथी पहुंच गए हैं। राहगीरों पर हाथियों ने हमला भी किया है और इस वजह से लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया है। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। वन विभाग ने सुरक्षा के लिए पावर फेंसिंग भी लगाई है, तो वहीं 2 किलोमीटर तक सड़क पर पावर फेंसिंग लगाई गई है। अंबिकापुर से खबर आपको बता दें, जहां हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। मुख्य मार्ग में हाथी पहुंच रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। राहगीरों पर हाथियों के हमले का डर लोगों में देखने को मिल रहा है। फसलों और घरों को भी हाथी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसे में वन विभाग ने सुरक्षा के लिए पावर फेंसिंग का इस्तेमाल किया है। 2 किलोमीटर तक सड़क पर पावर फेंसिंग लगाई गई है। और अगली खबर देखिए सरगुजा से है, जहां संभाग में खाद की कालाबाजारी की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। निजी सेक्टर के खाद दुकानदार यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। 266 रुपए का यूरिया अब 500 रुपए बोरी बिक रहा है। अंबिकापुर में खाद के थोक दुकानदार ब्लैक में यूरिया भेज रहे हैं और फिर यही खाद गांव में किसानों को दोगुने दर पर बेचा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सरगुजा में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं इस रिपोर्ट में। तो बारिश गिरने लगा है। अरे यूरिया का बहुत किल्लत है, कहिए 500 रुपये प्रति बोरा, और साथ ही साथ डीएपी खाद मिल भी नहीं रहा है। इधर उधर बहुत किल्लत है। अब चल रहा है, इधर उधर मार्केट में खोज रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। जहाँ मिल जाए भाई कुछ तो लेना पड़ेगा और ये सब में बहुत परेशानी आएगी। खाद का रेट जो है दुकान में तो महंगा मिलते। यूरिया का रेट भी यूरिया अभी सोसाइटी रेट है 266 और दुकान में जाइएगा तो मिलता है 300 जो है 400 रुपये अभी तत्काल। 1 महीना के बाद मिलेगा 500 रुपये में। किसानों की बात से साफ है कि उन्हें लूटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग खाद कंपनियां अपनी खाद के साथ दूसरे प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी किसानों को मजबूर कर रही हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया है और कहा है कि कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण मिल रहा है और किसान परेशान है। जब सरकार का दृष्टिकोण व्यवसायी हो जाता है तो उनकी कार्य पद्धति भी उसी तरफ जाती है, तो व्यवसायियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अनैतिक लाभ। ये होता है
पर यहाँ अब लग रहा है कि कई पैमानों पे वही काम किया जा रहा है। पहले भी हम लोग सुनते थे, पर वो हल्ला होता था तो नहीं, फिर वो सोसाइटी से खाद मिलने लगता था। अब तो खाद है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा कर दीजिए, कमी नहीं है, लेकिन आप उत्पन्न कर दीजिए, वो स्थिति की कमी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर खाद माफिया के खिलाफ सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि मंत्री रामविचार नेताम का गृह क्षेत्र है और ऐसे में अगर यहाँ खाद की कालाबाजारी होती है तो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है नारायणपुर से, जहां हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। बांस शिल्पकार से मिली अध्यक्ष शालिनी राजपूत। शिल्पकार ने अपनी बदहाली की कहानी बताई है। शिल्पकारों की मांग पर बोली बोर्ड अध्यक्ष शालिनी, कला और संस्कृति से नारायणपुर को जाना जाता है। पद्मश्री पंडीराम मंडवी पुरस्कार से सम्मान मिला है। शालिनी राजपूत की विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी हुई है। नारायणपुर के बांस शिल्प में आए हैं, किस प्रकार से यहाँ की स्थिति और परिस्थिति का जायजा लिया? देखिए, हस्तशिल्प बांस केंद्र में अभी नारायणपुर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ सभी कारीगरों से, जो शिल्पकार है, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुआ। उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी सुना गया। जैसे उनका कहना था कि जो बांस केंद्र है वहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो आने वाले समय में जैसे कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और जो भी प्रशासनिक जो भी व्यवस्था बन सकती है वो व्यवस्था की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सक्ती जिले की, जहां माल खरौदा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक मामूली विवाद के चलते 3 युवकों ने एक युवक पर सरे रहा लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आहत अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है। मामला स्पष्ट इस प्रकार से हुआ कि चंद्रा परिवार में सकर्रा में एक दशगात्र का कार्यक्रम था, जिसमें आरोपीगण जो है दशगात्र के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। आहत से इनका साइड लेने को लेकर के रोड में विवाद हुआ था। जब ये अपने अपने घर चले गए तो आरोपीगण दशगात्र घर से टंगिया तथा लकड़ी लेकर के आए थे और आहत को अकेला पाकर उसके सिर और भुजा, पसली इत्यादि शरीर के कई हिस्सों में गंभीर रूप से वार किया था, जिससे गंभीर चोट लगने से आहत को इलाज के लिए रेफर किया गया है। अगली खबर बालोद से है, जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। शराबी प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, विस्तार न्यूज की खबर ने प्रशासन को सक्रिय किया, एक्शन मोड में लाया है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन के आदेश जारी किए। चिपरा स्कूल में शराब पीते हुए प्रधान पाठक पकड़े गए थे, जिसके बाद विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है। निलंबन के बाद विभागीय जांच जारी है। शिक्षा विभाग की लापरवाही पर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शराबी प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। बालोद से एक खबर सामने आई थी, जहां शराब पीकर के प्रधान पाठक स्कूल में पहुंचते थे, जिसके बाद विस्तार न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और प्रशासन को सक्रिय किया था। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और ऐसे में निलंबन के आदेश दे दिए गए हैं। चिपरा स्कूल में शराब पीते हुए प्रधान पाठक पकड़े गए थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन सुकमा जिले के कई स्कूलों में अब तक बच्चों को पाठ्य पुस्तकें ही नहीं मिली हैं। जिन स्कूलों में किताबें पहुंची हैं, वहां बारकोड स्कैनिंग की तकनीकी समस्या के कारण वितरण नहीं हुआ। छिंदगढ़ ब्लॉक के एलेंगनार गांव के प्राथमिक विद्यालय में हालात और भी खराब हैं। यहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, ना पक्का भवन है और ना ही शिक्षक मौजूद है। स्कूल सिर्फ एक कच्चे भवन और एक भृत्य के भरोसे चलाया जा रहा है। किताबें न मिलने से बच्चों के अभिभावकों में नाराजगी है। इस पर सवाल किए जाने पर सुकमा डीईओ जीआर मंडावी ने तकनीकी अड़चनों और बारकोड स्कैनिंग में समस्या के चलते देरी की बात को माना है।